हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए एक फीचर शुरू करते हैं। हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हैं। आज 31 अक्टूबर है। आज का एडिटोरियल, लेट अस गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस एडिटोरियल। क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे करंट अफेयर्स से यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या चीज हमको हाईलाइट करनी चाहिए। सीधे एडिटोरियल पेज हमने लिया है, इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस फीचर में हाईलाइट करेंगे। तो जो मेन कॉलम है वो है द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिल्यूजन्स ऑफ राजभवन। बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये डील करता है गवर्नर और मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर के बीच की प्रॉब्लम को। और अगर आगे जाए पॉलिटी में तो इट डील्स विद द कंफ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव हेड एंड द रियल हेड इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, संसदीय प्रणाली फॉलो करते हैं, उससे संबंधित है। कंटेक्स्ट ये है इस आर्टिकल का कि केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर मंत्री, एक पर्टिकुलर मंत्री के लिए बोला है, द स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर कैन इनवाइट एक्शन इंक्लूडिंग विड्रॉवल ऑफ प्लेजर। हम जानते हैं हमारे संविधान के अनुसार दैट मिनिस्टर्स वर्क अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, सेंटर में अंडर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। और गवर्नर ने यहां ये बोल दिया है राजभवन से कि अगर जो गवर्नर की डिग्निटी को लोअर करेंगे मंत्री, तो वो अपना प्लेजर विड्रॉ कर लेंगे, मतलब मंत्री नहीं रहेगा। राजभवन डिड नॉट एक्सप्लिसिटली से दैट सच मिनिस्टर्स वुड बी एक्सपेल्ड, बट गोइंग बाय द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये संविधान कहता है आर्टिकल 164 में। This was made even more apparent when the governor sent a letter to the Kerala chief minister asking him to act against the state finance minister who according to the governor had ceased to enjoy governor's pleasure। और मुख्यमंत्री ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को उन्होंने ये बोला है कि उस मंत्री को हटाया जाए, मंत्रिमंडल से निकाला जाए। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है द CM is appointed by the governor and all the ministers are appointed by the governor on the recommendation of CM। मतलब मंत्री को हटाने का, अपॉइंट करने का काम तो फॉर्मली तो गवर्नर के पास है, राज्य की बात करें, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी आएगी? मुख्यमंत्री की आएगी। तो इससे समझा जाता है कि हटाने का काम भी मुख्यमंत्री ही राय देंगे तो होगी, बट गवर्नर ने खुद बोला है ये। अब इसको आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फेसेट्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। द अनप्रेसिडेंटेड क्यूरियस गवर्नेटोरियल जेस्चर हैज पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फेसेट्स। द गवर्नर्स अदर मूव इन द मीन टाइम। चांसलर्स को हटाने की बात कुछ दिन पहले हुई थी, यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर्स वगैरह हैं उनको हटाने की बात हुई थी। वो तो पावर एक एक्ट से दी गई है, स्टैट्यूटरी पावर है, वापस ली जा सकती है, बट ये पावर तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। द फंक्शन ऑफ द अपॉइंटेड गवर्नर इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द पॉलिसीज ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, नॉट वाइस वर्सा। मतलब संसदीय प्रणाली में गवर्नर वही करेंगे जो उनको मुख्यमंत्री सलाह देंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अकाउंटेबल टू द लोअर हाउस, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य में, और इसका मतलब होता है लोगों को अकाउंटेबल है और लोग चुन के भेजते हैं विधायकों को। तो इसका मतलब है कि गवर्नर को बात माननी जरूरी है। Even though Article 163(1) says that the Council of Ministers must aid advise the governor, however, according to Article 163(2), the governor can act in his discretion in certain matters permitted by the Constitution। अब यहां एक बात निकल के आती है कि गवर्नर के पास अगर ये मान लिया जाए कि गवर्नर के ही फैसले से सारी बातें होंगी, तो फिर अलग से गवर्नर के डिस्क्रिशन देने की जरूरत क्या थी संविधान में? अगर एक ही आर्टिकल से मान लिया जाए कि जो गवर्नर फैसला करेंगे वही फाइनल है, तो इसका मतलब और जो डिस्क्रिशंस लिखे हुए हैं सेपरेटली वो नहीं होने चाहिए थे, अलग से लिखे हुए हैं। इसका मतलब यह है गवर्नर के पास कुछ ही मुद्दों में डिस्क्रिशन होता है, अदरवाइज डिस्क्रिशन नहीं होता है। डिस्क्रिशन का मतलब ये जहां वो अपने खुद विजडम पे काम करते हैं, किसी की राय लेने की जरूरत नहीं होती। हेंस इसका पूरा जो जिस्ट है वो यही है कि गवर्नर ने कह भले ही दिया है मुख्यमंत्री को कि मंत्री को हटा दीजिए, बट गवर्नर के पास ऐसी कोई संवैधानिक पावर नहीं होती। इस आर्टिकल में देखें तो एक कोर्ट केस आ जाता है, वन फाइंड्स अ डेमोक्रेटिक रीडिंग ऑफ आर्टिकल 164 इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द शमशेर सिंह केस।
शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक खंडपीठ, मतलब कम से कम 5 जजेस हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तो ये केस इंपॉर्टेंट हो गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो नवंबर 4, 1948 को दाखिल किया गया था, जब संविधान को अडॉप्ट करने की, पास करने की फाइनल स्टेज आने लगी थी, तब उसमें बोला गया था, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी एडवाइस टेंडर्ड बाय एनी ऑफिस सेक्रेटरीज। जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है, वहां के राष्ट्रपति अपने जो सेक्रेटरीज होते हैं उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, बट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन विल जनरली बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स बिकॉज दी फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट राष्ट्रपति प्रणाली। ही कैन नॉट डू एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू देयर एडवाइस नॉर कैन डू एनीथिंग विदाउट देयर एडवाइस। मतलब जो सरकार कहेगी वही राष्ट्रपति को या गवर्नर को करना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कैन डिसमिस एनी सेक्रेटरी एट एनी टाइम। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी सेक्रेटरी को हटा सकते हैं, बट हमारे यहां राष्ट्रपति को किसी मंत्री को हटाना होगा तो मुख्यमंत्री की राय या उधर प्रधानमंत्री की राय, राज्य में गवर्नर को मुख्यमंत्री की राय लेनी जरूरी है। मतलब अगर जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे, तब तक किसी मंत्री को हटा नहीं सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू गवर्नर एज वेल, सिंस द यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो होल्ड्स द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर 75 क्लॉज 2। सिमिलरली 164(2) में जो मंत्री होता है वो गवर्नर के प्लेजर में तो होल्ड करता है, बट प्रैक्टिकली वो प्लेजर मुख्यमंत्री का होता है, गवर्नर का नहीं होता। आगे देखें, टाइटुलर हेड की बात होती है। गवर्नर का जो पावर है वो सिंबॉलिक ज्यादा है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग ऑफ आर्टिकल 64 विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग रिक्वायर्स हिस्टोरिकल रीडिंग ऑफ द प्रोविजन। यहां पर ये बता रहे हैं कि जब ये पास हुआ था तब उसके बारे में क्या है, दैट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसमें आगे देख लेते हैं। The potential danger that could be posed by continuation of the colonial institution was a matter of concern for the makers of the constitution। जो पहले हम देखें गवर्नर का जो पद था वो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था, जब कंपनी की गवर्नमेंट खत्म हो गई है और ब्रिटिश क्राउन भारत पर रूल करने लगा है, तब गवर्नर का पद था, गवर्नर का पद शुरुआत हो जाती है। उसके बाद फिर देखें तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ है और 1 अप्रैल 1937 से ये पर्टिकुलर एक्ट लागू हुआ था। इसमें भी गवर्नर है, और गवर्नर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था, आपको याद होगा चुनाव हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, उसमें जो गवर्नर राज्य के होते थे उनको भी मंत्रिमंडल, मतलब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उनके ही कहने पे काम करना था। जब आपको याद होगा साइमन कमीशन ने कहा था कि कम से कम राज्य स्तर पर तो इनको सेल्फ गवर्नमेंट दे दी जाए, तो वह फॉलो भी हुआ था। बट गवर्नर को उस समय, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले भी गवर्नर का पद ऐसा था कि जो उस समय की सरकार होगी उसके कहने पे काम करना होगा, एक्सेप्ट सर्टेन डिस्क्रिशनरी क्लॉजेज, जहां डिस्क्रिशन आज के मुकाबले ज्यादा हुआ करता था, बट हुआ तो करता था। अदरवाइज गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द देन प्रीमियर। उस समय मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहते थे। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। But this romanticism of the constitution was to be translated to a level of judicial realism and pragmatism as said by Supreme Court in Shamsher Singh case. Justice V.R. Krishna Iyer in that judgment and in his characteristic style has given the best possible response to the extra constitutional delusions of the Raj Bhavan. Justice V.R. Krishna Iyer वही जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, और अलॉन्ग विद जस्टिस पी.एन. भगवती, उनका कहना है जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर के स्टेटमेंट्स या जो होते हैं बहुत बड़े यूजफुल होते हैं, आप एग्जाम्स में भी कोट कर सकते हैं। वो कहते हैं द ओमनीपोटेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट लेवल इज विद द ओबियस इंटेंट दैट इवन वेयर एक्सप्रेस कन्फर्मेंट ऑफ पावर ऑफ फंक्शंस इज रिटन इनटू द आर्टिकल्स, सच बिजनेस हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ डिसिसिवली बाय द मिनिस्ट्री आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब यह है, अगर लिखा भी है कि राष्ट्रपति को करना है, गवर्नर को करना है, उनके ऊपर है, माना यह जाए कि लेजिस्लेचर को करना है, मंत्रिमंडल को जो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, एंड थ्रू इट विकैरियसली टू द पीपल, दस विंडिकेटिंग आवर डेमोक्रेसी इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। कहने का मतलब है कि जो सरकार है वो लोगों को आंसरेबल है थ्रू लेजिस्लेचर। तो अल्टीमेटली अगर संविधान में कहीं मेंशन भी है, एक्सप्रेसली मेंशन है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि गवर्नर को या राष्ट्रपति को ये काम करना है,
अल्टीमेटली वो मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिमंडल को ही करना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिकल पूरा का पूरा है, ये जो ऑडेसिटी दिखाई है गवर्नर ने केरला के कि मैं कह रहा हूं तो मैं अपना प्लेजर वापस लेता हूं और उस मंत्री को हटाना चाहिए, ये संवैधानिक तौर पर भी टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। ऐसा वो नहीं कर सकते। सो लॉन्ग एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हैविंग confidence of the house, none of the ministers can be removed unless मुख्यमंत्री in the state and prime minister in the center wills so। तो इस पूरा आर्टिकल का मतलब यही है। और ये जो प्रॉब्लम है गवर्नर की और मुख्यमंत्री की, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। यूजुअली गवर्नर की पोजीशन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वैसे संवैधानिक तौर पे गवर्नर इज पार्ट ऑफ स्टेट्स सिस्टम। तो ये जो गवर्नर की डुअल पोजीशन है कि वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी है, स्टेट का इंटीग्रल पार्ट है, उसमें जो ये डुअलिज्म है ये कंफ्लिक्ट पैदा करता है। इसका रिजोल्यूशन बहुत जरूरी है। बहुत सारी रिकमेंडेशंस इस पे हैं, उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, हम करंट को देख रहे हैं। तो दिस इज वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कॉलम जो आज के आर्टिकल में है। दूसरा जो एक मेन एडिटोरियल आज छपा है वो ये है कि इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू परसुएड अदर्स दैट टेररिज्म इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर। अभी क्या हुआ हाल फिलहाल में, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल CTC काउंटर टेररिज्म कमेटी, यहां पर एक बैठक हुई है, भारत में पहली बार हुई है ये बैठक और ये मुंबई और दिल्ली में हुई है। यहां पर बात ये उठी है कि जो पाकिस्तान से आतंकवाद होता है उसके खिलाफ काम किया जाए। It was held in Mumbai and Delhi. It brought to UN officials and ministers and diplomats from all the members of the Security Council to discuss challenges to global counter-terrorism architecture. मतलब जो पूरे देश की दुनिया के स्तर पर जो आतंकवाद के खिलाफ है उसको डिस्कस करने के लिए हुई थी। In Mumbai, spotlight was on 26/11 अटैक्स जो हुए थे। India has an uphill task battle since 2008. हम जानते हैं अजमल कसब को फांसी दे दी गई है, लेकिन बहुत से जो और लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हुआ है। लेट कमांडर हफीज सईद है, जकीउर रहमान लखवी है, बाकी सब जो हैं उनके बारे में कुछ नहीं हुआ है। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस द अटेंडीज जो भी आए हैं इसमें अटेंड करने के लिए, दे हर्ड नॉट ओनली फ्रॉम द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं उनको तो उन्होंने सुना ही है, साथ साथ ऑल्सो दे हर्ड द वॉइस सैंपल्स ऑफ द लेट रिक्रूटर साजिद मीर directing terrorists during the attacks. Even so, Mir now in Pakistani prison for terror financing charges after Pakistan delisting at Financial Action Task Force, जिससे पाकिस्तान को हाल फिलहाल में निकाल दिया गया है। तो मतलब जो आए हैं उनको पूरे साक्षात एविडेंस दिखाए गए हैं कि जो विक्टिम्स हैं उनसे भी बात कराई गई है और जो वॉइस सैंपल सुनवाए गए हैं कैसे कैसे पाकिस्तान से ये ऑपरेशन गाइड हो रहा था। The US, which has cooperated in many other ways with India on terrorism, convicted conspirators David Headley and Tasawwur Rana for attacks, but has refused to extradite them. वहां पर तो conviction है, but extradite करने के लिए मना कर दिया। चाइना अब इस सारी भारत कई बार बात उठा चुका है, बट चाइना इसमें UN का रेजोल्यूशन जो 1267 है आतंकवाद पर, उसको चाइना लगा देता है, उस पर अपनी वीटो कर देता है, तो ये बात रुक जाती है। अब UNSC 1267 क्या है? UNSC 1267 ये 1999 में पास हुआ था। इसका बेसिकली इसका नाम है डैश एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी, उससे संबंधित ये हुआ करता है। इसका पर्पज ये है, इसमें सारे ये जो कमेटी है UNSC 1267 कमेटी है, इसमें सारे परमानेंट मेंबर्स भी यूएन के हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, वो सब होते हैं और ये एक लिस्ट बनाता है आतंकवादियों की, ग्लोबल लिस्ट होती है जो इस लिस्ट के तहत आतंकवादी करार किए जाते हैं। ये आतंकवाद को एक तरीके से कॉम्बैट करने का एक तरीका हुआ करता है। तो ये लिस्ट 1999 में ये पास हुई थी। इसमें जो भी लोग होते हैं उनको उससे संबंधित जितने भी एम्बार्गो या फ्रीजिंग उनके अकाउंट्स वगैरह हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो जब भी इसकी बात आती है, इंडिया कहता है कि इसके तहत काम किया जाए, चाइना अपनी वीटो लगा देता है। अभी जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उसमें इन दिल्ली द CTC फोकस वॉज ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, टेरर रिक्रूटमेंट, टेरर फाइनेंसिंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल एसेट्स एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स
यूज इंक्लूडिंग ड्रोन्स फॉर टेरर स्ट्राइक्स, ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स एंड आर्म। जितने भी तरीके हो सकते हैं, जितने भी तरीके होते हैं इस आतंकवाद को चलाने के, उस पर इंडिया ने फोकस किया है। चाहे वो ड्रग्स के थ्रू फाइनेंसिंग हो, या ड्रोन के थ्रू आतंकवाद फैलाने की कोशिश हो, या टेरर रिक्रूटमेंट हो, या ऑनलाइन रेडिकलाइजिंग हो, जिसमें इस तरीके के भाषण होते हैं कि जो टेंडर माइंड होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इस संदर्भ में एक दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुई है, द डेलिब्रेशंस लेड टू द दिल्ली डिक्लेरेशन। सो ये जो अक्टूबर में दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुई है ऑन द मीटिंग ऑफ दिस काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेररिस्ट पर्पज। इसका थीम ये था, काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर terroristic purpose. While India has only 2 months left in the current elected tenure at UNSC, इंडिया का जो मेंबरशिप है नॉन परमानेंट मेंबर्स में 2 महीने रह गए हैं, तो गवर्नमेंट appears to be making efforts to keep up momentum for cities meet. It will host an international no money for terror conference. 18-19 नवंबर को भारत एक नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेगा एंड ए UNSC स्पेशल ब्रीफिंग ऑन चैलेंजेस टू ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, जो दिसंबर में होने वाली है। 2 मीटिंग और होने वाली हैं जहां पर आतंकवाद को लेकर भारत और आगे इस बात को बढ़ाएगा। एज इंडियन एक्सपीरियंस विद 26/11 हैज शोन, द ग्लोबल कम्युनिटी हैज ऑफन बीन लॉन्ग ऑन स्टेटमेंट पर शॉर्ट ऑफ कोऑपरेटिव एक्शन। न्यू दिल्ली विल हैव टू कीप प्रेसिंग। बेसिकली आतंकवाद के ऊपर है, और एक और एफर्ट है भारत का, किस तरीके से पाकिस्तान से जो आतंकवाद उपजता है, जन्मता है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो पहली बार ये मीटिंग भारत में हुई है, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये पहली बार भारत में मीटिंग हुई है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल्स हैं, ये आप देख सकते हैं आज के। एक है चेक ऑफ द यूएस मच एंटिसिपेटेड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पूरा हमारे काम का नहीं भी हो सकता है। इसमें यह बात समझ लें तो यूनाइटेड नेशन हैड लॉन्च्ड दिस मच एंटिसिपेटेड NSS, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी वहां के हर राष्ट्रपति को देनी पड़ती है, एज एक उनका कानून है। उसके तहत गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1986 हर राष्ट्रपति को बताना पड़ता है, अपनी NSS निकालनी पड़ती है to communicate the executive's vision of national security to the legislature। वहां का जो लेजिस्लेचर है उसको बताना पड़ता है कि जो सरकार है उसकी नीति क्या है, देश की जो सिक्योरिटी है उसकी स्ट्रेटेजी को लेके। एज ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट द NSS reflects certainty about how the government of the day views the national security agenda। Alternatively, the NSS also gives the Congress an opportunity to assess the cost that the country will have to bear। जो सिक्योरिटी की पॉलिसी है उसके बारे में लेजिस्लेचर के सामने वो बयान करती है और सब कुछ सारे एंगल से बताती है। इस फोकस ऑन लीडरशिप एंड अलायंसेस उसके बारे में बात होती है। फिर यहां पर इस आर्टिकल को बहुत देखेंगे तो आप आउट कंपीटिंग चाइना रेस्ट्रेनिंग रशिया, इस समय जो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी की बात है वो 2 ही बड़े कंट्री हैं जिनके अगेंस्ट वो हैं, चाइना और रशिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर ये आ जाते हैं इंडिया एज ए पार्टनर। अब बात इस पूरे आर्टिकल में देखा जाए तो बाकी आर्टिकल तो एक जनरल अवेयरनेस के लिए हो सकता है, बट इंडिया एज ए पार्टनर की इसमें लिखी हुई है तो ये पढ़ना जरूरी है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन NSS जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी है, उनका जो भी स्ट्रेटेजी है, उसमें वो आइडेंटिफाइज इंडिया एज बोथ अ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस आपको याद रखना होगा कि जो नए राष्ट्रपति है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनकी जो NSS है, it identifies India as both a bilateral and multilateral partner in the Indo-Pacific, but more importantly its status as the largest democracy and a major defense partner। मेजर डिफेंस पार्टनर क्या होता है? और 2016 में भारत अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर माना गया है। मेजर डिफेंस पार्टनर का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस ट्रेड है उसको देने में, ट्रांसफर करने में कोई भी प्रॉब्लम अमेरिका को नहीं होनी चाहिए। इसे मेजर डिफेंस पार्टनर कहते हैं। तो अमेरिका, इंडिया इज ए मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ अमेरिका। उसकी ट्रीटीज बहुत देशों के साथ हैं, बट इंडिया इज ए मेजर डिफेंस पार्टनर। मतलब 99% तक जो डिफेंस ट्रेड है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है
वो इंडिया को वो देगा। ये स्टेटस 2016 में भारत को मिल गया था। एज इंडिया लुक्स टू डाइवर्सिटी एंड इंडिजिनाइज इट्स डिफेंस नीड्स इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, द NSS lays out the space for partnership between India and the US. India's partnership in the Indo-Pacific has been assessed as critical in building a lattice work of strong, resilient and mutually reinforcing relationship. कहने का मतलब है इंडो पैसिफिक में डिफेंस मेजर डिफेंस पार्टनर तो है ही, और इंडो पैसिफिक में भी जैसे क्वाड है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इसका पार्ट है। I2U2 है, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूएस। कई बार छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं इसमें, UAE हुआ करता है I2U2 में। तो ये बेसिकली इंडिया का इसमें रोल है। तो हमें याद ये रखना है कि जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यूएस राष्ट्रपति की है, उसमें इंडिया हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल पार्टनर, एंड इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मोर ओवर एज मेजर डिफेंस पार्टनर। जिसका मतलब मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी और व्यापार डिफेंस का काफी हद तक वो दे सकते हैं जो वो अपने क्लोजेस्ट एलाइज को देते हैं। उस देश का, अमेरिका के जो क्लोजेस्ट एलाइज है उनको देते हैं, वो भारत को भी दे सकते हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल का जो मेन मकसद है वो ये हुआ करता है। तो एडिटोरियल पेज ये है, और एक है ये बर्ड इन द हैंड, ये एलॉन मस्क का जो ट्विटर का जो प्रॉब्लम है उससे संबंधित है। इसमें इंडिया स्पेसिफिक कुछ नहीं है, उसको इसलिए इसको हम नहीं लेते हैं, अदरवाइज ये पढ़ा जा सकता है, बट दैट्स वाई इसको छोड़ देते हैं, कुछ खास इसमें नहीं है। दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग रिगार्डिंग दिस थिंग। ये एडिटोरियल पेज है जो हम कवर इस तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज एन एफर्ट, ये एक एफर्ट है, एक कोशिश की गई है कि आपको एडिटोरियल पेज इस तरीके से कवर कराकर बता दिया जाए। इसको आगे ही बढ़ा सकते हैं हम, और छोटी छोटी न्यूज भी इसमें ले सकते हैं जो आपके एग्जाम में काम आ जाए। चलिए, दिस इज फर्स्ट एफर्ट टुवर्ड्स कवरेज ऑफ एडिटोरियल पेज। चलिए, आपके कमेंट्स इसमें बताइए कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, और कौन कौन सी इश्यूज हम ले सकते हैं जो आपके एग्जाम में काम आ जाए, कैसे इसको इम्प्रूव करें। इट वॉज फर्स्ट एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ, यू कैन से, प्रेपॉन, कि हम आपको सीधे अखबार से, हिंदू अखबार से ये बताने की कोशिश करें। एक छोटा सा एफर्ट है जिसको आप बताएं, अपने कमेंट्स देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से हम इसको इम्प्रूव भी कर देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।